मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक मेरे सिर पर आकर खड़े हो जाते। मुझे बहुत शर्म आती थी, मगर मालिक को मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि 30,000 मेरी पेमेंट थी और मैं अपनी 30,000 रुपये गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगे, आज रात को तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मालिक ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। मेरे मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी और बड़ी मुश्किल से ही हमारे घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस घर पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा को मैं छोड़कर घर के कामकाज के लिए भी नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे पति मुझे इस बात की परमिशन नहीं देंगे। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी, इसके अलावा इसके कोई जानने वाले हैं नहीं जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत हो जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। वह कहने लगी, वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके खातिर वह तुम्हें बहुत अच्छी खासी कीमत भी देंगे। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की परमिशन नहीं दे। मेरी पड़ोसी कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। तो फिर वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इसका फ़ायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप हो गई। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी, मेरे इसमें गुजर बसर नहीं होता था, ना ही मैं अच्छे से खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा भी बहुत कमज़ोर था और मैं अपने बच्चे के खातिर यह काम करने के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करना, यह सब करना मेरे लिए उतना आसान नहीं था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं यह सब काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात सही लग रही थी। पहले मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ। अगर मुझे वहाँ से अच्छी खासी रकम मिलने की उम्मीद हुई तो मैं अपने पति को कैसे भी करके मना ही लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उस मालिक के बंगले में पहुँच गई। ये वाकई में बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग पसार कर सोफे पर बैठी हुई थी और बच्चा बहुत रो रहा था। एक नौकरानी की गोद में था। वह बोतल से दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध पी ही नहीं रहा था। मालकिन ने मुझे सिर से ऊपर तक बड़ी गौर से देखा और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। वह कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध ही पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपनी ही बात पूरी करनी होती है। मालकिन कहने लगी कि यह मेरा मसला नहीं है। तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर वह उठकर बाहर चली गई, ड्राइवर को बोलने की उन्हें शॉपिंग पे जाना है, लेकिन इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान हो गई कि कैसी माँ थी। मैंने पहले सोचा था कि शायद कोई बीमार औरत होगी जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चों को उसके हक से जुदा कर रही होगी, लेकिन यह तो बहुत ही अच्छी और हट्टी-कट्टी औरत थी और सेहतमंद भी थी, लेकिन अपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे सकती थी, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी, क्योंकि यह औरत आजकल की मॉडल किस्म की है ना, ऐसी ही औरत है। अपने बच्चों की नौकरी के रहमो करम पर पालती है, बच्चों को नौकरानी के रहमो-करम पर पालती है, उसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथों में थमा देती है। मैं गहरी ठंडी सांसें भरी और उस वक़्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास तो सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को दूध तक नहीं पिलाती है और अपने आप से दूर रखती है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? तो पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा और फिर मेरी सेहत जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, मैं बहुत दुबली-पतली सी थी, कहने लगे, इन्हें तो खुद खुराक की ज़रूरत है। भला ये मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि
मालिक, रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। जब भगवान ने बच्चे के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देते हैं। मेरी बात सुनकर मालिक बड़े ताज्जुब के अंदाज से मुझे देख रहे थे और कहने लगे, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध मिल रहा है और मेरी बीवी किसी भी तौर पर राज़ी नहीं हो रही है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे इसकी कितनी कीमत दे सकते हैं? मेरे सवाल पर कहने लगे, जितना आप चाहिए, मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उन्होंने मुझे महीने के 30,000 देने के लिए कहा था। यह सुनकर मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। यह मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी और इतनी बड़ी रकम तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। और मेरे पति की तनख्वाह तो बहुत ही कम थी। जब मैंने अपने पति को यह बात बताया तो पहले तो उन्होंने खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन जब मैं इस बंगले में आई, मालिक घर पर ही मौजूद थे। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगे, आज आपको दिन भर यहीं रहना होगा और आप 10 बजे के बाद ही अपने घर जा सकती है। मैं अपने बेटे को साथ में लेकर आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूखा बच्चा था। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूखा बच्चा था। भूख की वजह से मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में बच्चा सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे का हक में किसी और को भी शामिल कर रही थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं मालिक के बेटे को गोद में ली हुई थी। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने में भूल गया और उसे खेलने लगा। मैंने उस बच्चे को सुला दिया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी। उसका भी सोने का वक्त हो चुका था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि उसे लेटाऊँ कहाँ। यह बेड तो मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही सुला दिया और खुद भी उसके साथ बराबर में बैठ गई। अभी कुछ देर ही हुई थी मुझे वहाँ बैठे हुए कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे से अंदर आई और उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे देखने लगी तो वो कहने लगी, मालिक कह रहे हैं तुम इसे पिया करो और कुछ देर बाद तुम्हें फल भी खाना है। मैं तुम्हें फल लाकर दूंगी, वह सारे के सारे तुम्हें ख़त्म करने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने कहा, मैं यह सब कैसे खाऊंगी? तो वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का आदेश है। वह कह रहे थे कि आप अच्छा खाना खाएंगे तभी उनका बेटा भी तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना मैं तो रोज़ बस 2 घूंट दूध में एक कप चाय की पत्ती डालकर पतली सी चाय बनाकर ही पीने को मिलती थी। साथ ही साथ ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे काम करवा देता है। कहाँ मैं एक एक रोटी के लिए तरसती थी और यह मेरे सामने दुनिया भर की हर वो चीज़ रखी थी जो सिर्फ इस बच्चे की वजह से मुझे मिल रही थी। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वह यह थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाते थे। मुझे बड़ा अजीब नज़रों से देखते थे। मुझे बहुत ही उलझन सी महसूस होती थी। मैं फ़ौरन उनके बच्चे को गोद से उतार के सुला देती थी। मुझे अपने बेटे के बारे में
पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी लगती थी। वह क्यों मेरे कमरे में बिना इजाज़त के चले आते हैं? जब 4-5 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया, मालिक देखिए मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता है। बार बार आप कमरे में क्यों आते हैं? मेरी बात पर उनके माथे पर बल पड़ने लगा। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं तो आपको सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी बताइए। तो वो कहने लगे, मैं जो आपको इतने सारे खाने पीने की चीज़ें पेश करता हूँ सिर्फ़ इसलिए देता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की जगह अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा तवज्जो अपने बेटे को देती है। मैं अगर पैसा खर्चा कर रहा हूँ तो मैं अपने औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर यह सुनकर मुझे मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया कि क्या समझता है वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसकी फ़िक्र में मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को नहीं करूँगी, या उसके बेटे को भूखा रखूँगी? मैंने कहा, साहब मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। मुझे नमक की कीमत अदा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले या खाने के बाद मैंने खाने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और मैं वहाँ से बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारते रह गए लेकिन मैं वहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुकी और वह वापस अपने घर में आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन बेईमान नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं वहाँ कैसे रुक सकती थी? मैं क्यों वहाँ रुक जाती? मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी। उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहाँ जाती उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बहलाते रहती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। एक रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मेरा पति घर वापस नहीं आया तो रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनना ही था कि मेरे तो ज़मीन से पैर ही निकल गए। मैं तुरंत ही दौड़े-दौड़े अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी पर बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे। जब मुझे डॉक्टर ने आके बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, यह सुनकर तो जैसे मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी मैं कुछ कभी मैं उस छोटे से कुछ महीने के बच्चों को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में धीरे-धीरे लोगों की भीड़ हो गई। सुबह में ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात तो यूं ही रोते-रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को तो खबर भी नहीं थी कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता तो बस यही कहता था कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया से छोड़कर जा चुका है। लोगों के बात मुझे और परेशान कर रहे थे और मैं शोक में बैठी हुई थी। अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते-भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ कर उस बड़ी गाड़ी को देख रहा था। हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी? तभी मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खुला था और मालिक घर के अंदर आ गए। जब मैंने मालिक ने सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था और उन्हें यह खबर भी मिली थी कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी है। वह मुझे हमदर्दी करने लगे और मैं फूट-फूट कर रोने लगी थी।
मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ख़राब है और वह तो उस नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता है, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस चले चले आओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा-सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं हो सकी, तो मैं भला दूसरी औरत पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? उसकी मुँह बोली माँ पर एकदम से यकीन कैसे कर सकता हूँ? मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी ख़त्म हो गया था और वहाँ से मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन भी आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है और वह सिर्फ़ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे उस बच्चे की भी फ़िक्र थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा पला था। मेरी गोद में ही वह मासूम बच्चा पला था। भला मैं उस बच्चे की कैसे ना फ़िक्र कर सकती? इसी रोज़ मैं मालिक का फ़ोन की मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया, वह बच्चा तुरंत ही चुप हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुआ और एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो। मैं तुम्हारे लिए पीछे का क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है अकेले रहने से अच्छा कि तुम यहीं पर हम लोगों के साथ रहो। मालिक की बात मुझे सही लगी। अब तो मालिक का मेरी बेटे के साथ भी ठीक से रहने लगे थे। वह उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते, वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते। जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था, वह कब आ रही है, कब जा रही। वह तो अपनी ही दुनिया में गुम रहती थी। मालिक को खबर भी नहीं होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग ही होते रहती और दोस्तों के साथ पार्टी करती। कई बार तो वह विदेश भी अकेले अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जा चुकी थी। उन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके रोती रहती। मेरा बेटा भी अपने पापा को याद करके रोता अक्सर है। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत ख़राब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रहो, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाओ। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख से रो रहा था तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक मेरे कमरे में चले आए और मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी, पर वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मेरी हड़बड़ाहट को देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले, यह सुनकर तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले, बल्कि घर में रहे और मेरे होने वाले बच्चे की भी अच्छी तरह से परवरिश करे। उसकी अच्छी परवरिश करें। मैं जिस औरत से शादी की है उसमें कोई भी ऐसी बात मौजूद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैं जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा तो गुस्सा से लाल हो चुका था। मैं फ़ौरन कहने लगी, मुझे सिर्फ अपने पति से प्यार है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन वापस अपने क्वार्टर में चली आई। मालिक कहने लगे, तुम्हें इस फैसले का पूरा हक है, तुम जो चाहे वही करोगी। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम मिल रहे थे और मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे की भविष्य को देखा और मालिक के बेटे को, तो मुझे मालिक का फ़ैसला मानना पड़ा, मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी बेचैनी थी। जैसे ही मालिक से शादी के लिए मैंने हाँ की तो मालिक
तो मालिक ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वो चीखती रही, चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उससे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वो जितना भी ऐश कर रही थी वो मालिक के पैसे से कर रही थी। मालिक ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई। मालिक ने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फ़ैसला करके गलत तो नहीं किया, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था और वहीं मालिक के बेटे को एक माँ का प्यार मिल रहा था। और मैं अपने ऊपर से मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने कैसे एक बंद रास्ते को खोल दिया और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही भर दी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।